हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। आपका दिन अच्छा हो, आपकी सेंटा क्लॉज सारी विशेष पूरी करें। वैसे तो आपके सेंटा क्लॉज आपके पेरेंट्स हैं जो अक्सर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। उनको उनके अकॉर्डिंग जो भी वो चाहते हैं आप वो करके दिखाएं, जिससे वो भी आपके प्रति खुश हों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम एक खूबसूरत सा मोटिवेशन। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं 25 दिसंबर का करंट अफेयर। ओके, ओके। फर्स्ट है बुलेट फायर में हम न्यूज़ देखेंगे आज की जो इम्पोर्टेंट हमारी न्यूज़ है, फिर हम उनको क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे जिससे आसानी से याद बना रहेगा। फर्स्ट है रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह की अध्यक्षता कौन करेंगे? मंत्री प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में युवा मैमथ के अवशेष लगभग सुरक्षित पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है होंडा निशान का 2026 तक ऐतिहासिक विलय का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ है ये? जापान। ठीक है, नेक्स्ट है चेन्नई में जन्मे श्री राम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप ने एआई पर नीति सलाहकार के रूप में चुना है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीति सलाहकार के रूप में चुना है। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश सचिव है कौन? विक्रम मिस्री ने की मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा। ठीक है, कैसे याद भी रख सकते हैं आप? देखिए, मॉरिशस से हमारा मेन मोटिव क्या है? करंट अफेयर को याद करना, याद रखना। डेली की इतनी न्यूज़ होगी, आपके डेली के 10 से 15 क्वेश्चंस बनेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद रखने होंगे, रटने होंगे। तो कुछ भी टेक्निक्स मेथड यूज करके आप उसको याद भी रखें। जैसे कि भारत मॉरिशस संबंधों के मजबूत बनाने के लिए विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री ने मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा की है। ठीक है, तो मॉरिशस से इसको रिलेट कर सकते हो, मॉरिशस और मिस्री। ठीक है, वहाँ पे जब आपके सामने चार ऑप्शन होंगे तो क्लिक हो सकता है अगर आप थोड़ा सा कोरिलेशन करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की है। कुवैत की द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ का दौरा करेंगे? ठीक है, कहाँ का दौरा करा है 22 दिसंबर को? ठीक है, ये किया है कुवैत का। ठीक है, और यहाँ पर इनको जो इन यहाँ का सम्मानित पद है इनको वो भी दिया गया है। ठीक है, ओके। तो देखिए 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ का दौरा किया है कुवैत का, और यहाँ का जो भी उनको सर्वोच्च सम्मान है वो इनको दिया गया है, और ये 43 वर्षों में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुवैत की यात्रा की है। देखिए, कुवैत ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाब्ते ने किया। ठीक है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तेल भंडारण, अब कुवैत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भी करंट अफेयर में आपकी न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ की प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है? कुवैत की है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे, डेट्स भी पूछी थी, तो आपको सभी डेट भी याद रखनी है।
क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रटना तो ज़रूरी है, रटना पड़ेगा। ओके, अब कुवैत के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तेल भंडारण के मामले में कुवैत दुनिया का 5वां सबसे समृद्ध देश है। ठीक है, दुनिया का 5वां सबसे समृद्ध देश है कुवैत, और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे धनी देश है। कुवैत कॉरपोरेशन काउंसिल जो जीसीसी है इसका संस्थापक सदस्य है, और संयुक्त राष्ट्र अरब लीग और ओपेक का भी सदस्य है। ठीक है, ओपेक का भी मेंबर है, अरब लीग का भी है, और संयुक्त राष्ट्र का भी ये मेंबर है कुवैत। बरगन क्षेत्र में कुवैत के ज्यादातर तेल भंडार हैं, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र है। बाकी देखिए कहाँ पर है, सऊदी अरब में मुख्य तेल क्षेत्र है, आप सभी को ये पता ही होंगे। घावर, सफानिया, साइबा, अबकैक और कातिफ के क्षेत्र हैं। अक्सर ऑप्शन में पूछा जा सकता है, अगर आपको पता होगा तो आपको एलिमिनेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है, अब देखते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, लेकिन आपको काफ़ी जो ग्रुप सी डी में बन जाता है, इतना इजी नहीं पूछते हैं वैसे, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का गठन कब होता है? 1960 में किया गया था। इस समय 26 देश थे, इसमें से 13 देश बाहर हो गए, और यह देश के वर्तमान कितने हैं इसमें? इन प्रेजेंट ओपेक में 13 देश हैं। ठीक है, ओपेक में प्रेजेंट में कितने देश शामिल हैं? 13। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और कहाँ पर है ये? यूरोप में है। ठीक है, यूरोप का देश है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसकी राजधानी वियना। ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र अहवाज फील्ड, मरून फील्ड एंड अगजारी फील्ड। इराक का प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? बसरा, बगदाद, ठीक है, रमादी, बांज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में कर चोरी के लिए 4 साल 9 महीने की सजा किसे सुनाई गई है? स्पेन में कर चोरी के लिए कर चोरी के लिए 4 साल में 9 महीने की सजा किसे सुनाई गई है? तो किसे सुनाई गई है? अब देखिए, चोरी की है तो, और क्या हो गई है? सजा। 4 साल 9 महीने की सजा हो गई है, तो सजा मिलने से क्या हो गया? वो बहुत ही रो दिया, तो रोड्रिगो राटो। ठीक है, रोने से याद रख सकते हो, रोड्रिगो राटो। ठीक है, क्योंकि उसे सजा मिली तो वो बहुत ही दुखी हो गया सजा मिलने से, इसलिए रो दिया, तो रो से याद रखेंगे, रोड्रिगो राटो। ये कौन है? मैड्रिड की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के अपराध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख है रोड्रिगो राटो, इनको लगभग 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख है रोड्रिगो, इनको 5 साल की सजा सुनाई है। इसके बारे में देख लेते हैं। 25 वर्षीय राटो, जिन्होंने 2004 से 7 तक आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, और 2010 से 12 के बीच बैंकिया की अध्यक्षता की थी। इससे पहले 17 में बैंक या क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग के, छुट्टियों और महंगे कपड़े खरीदने के दोषी ठहराए जाने के बाद 2 साल इन्होंने पहले भी जेल में बिताए थे। ठीक है, इन पे पहले भी केस होते रहे हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कब स्टेब्लिश्ड हुआ है? 1944 में स्टेब्लिश्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के पास वर्तमान में कितने विभाग हैं? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, इनके पास वर्तमान में कितने विभाग हैं? तो इनके पास विभाग हैं 5। ओके, आवास, ये होम, एनर्जी, जस्टिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी। ठीक है, 5 इनके पास विभाग हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास। नेक्स्ट है, पटियाला नगर निगम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? पटियाला नगर निगम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये जीता है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2024 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में क्या जारी किया गया है। ठीक है, देहरादून का जो वन अनुसंधान संस्थान है इसमें क्या जारी किया गया है, जो आपके केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भूपेंद्र यादव, उनका नाम है, हाँ जी, तो उन्होंने जारी किया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है 2023 भूपेंद्र यादव के द्वारा, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 जो भी आप स्टार लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें वृद्धि किस राज्य ने की है इसके बारे में हम सारा डिटेल से भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में क्या जारी किया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, किसके द्वारा, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, देखेंगे इसमें देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन से राज्य ने वृद्धि की है, सबसे ज्यादा वृद्धि किसके द्वारा की गई है, किस राज्य के द्वारा इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। ओके, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने शनिवार को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है, पढ़ लिया है हमने। इसका कौन सा संस्करण है, ये 18वां संस्करण है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा संस्करण हुआ है, ये अभी फिलहाल में 18वां संस्करण हुआ है। ओके, आंकलन के अनुसार देखें तो भारत में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितने हैं, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 25.17% है। ठीक है, पहले से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें से आपने देखा होगा जो पहली की रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी तो उससे इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र के रूप में कितना है, ये 21.76%, इसको वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 1,12,014 वर्ग किलोमीटर कितना है इसका, 3.4, इसको वृक्ष क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कितना है ये, जैसे ये है आपका 8,27,357, तो इसमें रखा गया है वन क्षेत्र को और यहाँ पे वृक्ष क्षेत्र। ठीक है, वृक्ष क्षेत्र, तो वन क्षेत्र में रखा है कितना है ये, 21%, 21.76 को वन क्षेत्र में एंड 3.41% को वृक्ष क्षेत्र के रूप में रखा गया है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि किसने की है, सर्वाधिक वृद्धि की है छत्तीसगढ़ ने की है। अगर क्षेत्रफल में देखें, क्षेत्रफल में किसने की है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसने की है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में कौन आता है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक वृद्धि किसने की है, छत्तीसगढ़ ने की है। ठीक है, और यही सर्वाधिक वृद्धि किसके द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ के। सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जाए तो एमपी का है, और सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत में देखें, अगर प्रतिशत में कौन आएगा इसमें, प्रतिशत में कौन आएगा इसमें, लक्षद्वीप। ठीक है, प्रतिशत में देखें तो इसमें है लक्षद्वीप। ठीक है, 91%। ओके, रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या हुई है, 1,445 में
वृद्धि हुई है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। आपको ये 5-6 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पूछ सकता है आपसे किसके द्वारा की गई है। देहरादून के वन अनुसंधान क्षेत्र में जारी किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, किसके द्वारा? केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है छत्तीसगढ़ में। अगर देखा जाए सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य में है? एमपी में। और प्रतिशत में देखें तो लक्षद्वीप में, ठीक है, 91% है। ये संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। नवीनतम आंकलन के अनुसार क्या है, कितना वन क्षेत्र है? 8,27,357। आंकड़ा भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का ये है 25.17%, ठीक है। पहले से क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है। इसमें से 7,15,343, अगर प्रतिशत में इसको आंकड़े को देखेंगे कितना बैठता है? 21.76 को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है, ओके। और जो वृक्ष क्षेत्र है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में देखेंगे तो 3.41% है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है? कितना किलोमीटर बढ़ा है? 1,445 बढ़ा है, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कुवैत के द्वारा, ठीक है। कुवैत के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे, उस दौरान उनको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है कुवैत के द्वारा, ठीक है। और 43 वर्षों में ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, 20 ईयर्स में ऐसे ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुवैत की यात्रा की। फर्स्ट क्या है? ये आपके फर्स्ट पीएम है जिन्होंने कुवैत की यात्रा की है। 43 सालों में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने कुवैत की यात्रा की है। और नरेंद्र मोदी का ये क्या है? ये सम्मान, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी मोदी जी जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई सम्मान प्राप्त करके ही आते हैं। जिस भी देश में जाएंगे, जो भी वार्तालाप करेंगे, जो भी समझौते करेंगे, उसमें वो क्या, उनको कोई ना कोई सम्मान प्राप्त होता है। तो देखा जाए ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये इनका 20वां सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। पीएम का क्या है? ये 20वां सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है। ओके। खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य देश कौन है? कुवैत तेल समृद्ध है और भारत को कच्चे पेट्रोलियम तेल और एलपीजी का एक प्रमुख निर्यातक भी है। कुवैत 1961 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। तो कुवैत कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में। जो भी न्यूज़ है उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें तो क्या है, कुवैत नाम में ही उसके आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं। मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट है, भारत के समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रदूत श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस क्षेत्र से जुड़े थे ये? किस क्षेत्र से जुड़े थे ये? जुड़े थे श्याम बेनेगल सिनेमा क्षेत्र से, ठीक है। ये जुड़े थे सिनेमा क्षेत्र से, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। बेनेगल ने सिनेमा में अपना योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, एक नंदी पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी जीता है इन्होंने, पद्मश्री और पद्म भूषण भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। गुजराती में अपना पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सा है इनका? घर बैठा गंगा।
बनाई है, घर बैठा गंगा बनाई है, तो ये नाम याद रखना है कि इसकी है ये इनका नाम याद रखना है। उनकी शुरुआत फीचर फिल्म अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका ने उन्होंने भारत में न्यू वेव सिनेमा आंदोलन के अग्रदूत के रूप में भी स्थापित कर दिया। ठीक है, सिनेमा आंदोलन के अग्रदूत के रूप में भी ये स्थापित हो गए, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। तो इसमें याद रखना है, घर बैठा गंगा बनाई किसने? बेनेगल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया जहां पर 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है जहां पर 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे? ठीक है। ओके, रोजगार मेले के बारे में। ठीक है, रोजगार मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है जहां पर 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे? ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने 14वें संस्करण का आयोजन, ठीक है, 14वें संस्करण का आयोजन किया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सरकारी मंत्रालयों और विभागों को 10 लाख कर्मियों की भर्ती कराना है, इसका लक्ष्य कि जो भी सरकारी मंत्रालय हैं, सरकारी विभाग है, उसमें जो लाख कर्मी हैं उनको कितना 10 लाख कर्मियों की भर्ती कराना, इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके उद्घाटन संस्करण में 75,000 नई भर्तियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तब से इस पहल को 14th संस्करण आयोजित किए हैं जिनमें 9.25 लाख नौकरी पत्र वितरित किए जाएंगे। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा संस्करण हुआ है? 14वां। उद्देश्य क्या है इसका? जो विभिन्न सरकारी मंत्रालय है, विभाग है, उसमें कर्मियों की भर्ती करना। ठीक है, रोजगार मेला पहल की शुरुआत के बाद से अब तक 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियों की पेशकश की गई है। ठीक है, ये कब आया था? 2022 में। ठीक है, 2022 में आया था। 12 फरवरी को आयोजित रोजगार मेले के 12वें संस्करण में सबसे अधिक 1 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह की अध्यक्षता करी। यह दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, ये दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर में मनाया जाता है। देखिए इस वर्ष की थीम क्या है? थीम याद रखनी है, थीम पूछ ली जाती है क्वेश्चन में अक्सर। तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ठीक है, उपभोक्ता वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए डिजिटल उपकरण, इन पे देख लेते हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड इसमें शामिल है। ये उपकरण ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न का पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करने जो उपभोक्ता व्यवहार में हेरफेर करते हैं, जो उपभोक्ता व्यवहार में हेरफेर करते हैं उनको उनका पता लगाने के लिए ये जागो ग्राहक जागो ऐप लॉन्च है। एआई संचालित ऐप है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऐप है और डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को असुरक्षित आरएएल के बारे में सचेत करेंगे और उपभोक्ताओं को सीधे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में भी ये अनुमति देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस के हिस्से वाले साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट में युवा मैमथ के अवशेष लगभग सुरक्षित पाए गए हैं। ये अवशेष लगभग कितने साल पुराने हैं? तो ये कितने साल पुराने हैं? ये है 50,000 वर्ष पुराने अवशेष हैं। किसके? मैमथ के। ठीक है, मैमथ के हैं, देख सकते हैं कितना देखने में कितना खूबसूरत सा है। ठीक है, थोड़ा सा हाथी से मैच होता है, हाथी से जैसा है।
नेक्स्ट है होंडा निसान का 2026 तक ऐतिहासिक विलय का लक्ष्य रखा गया है। किसका विलय करने का लक्ष्य रखा गया? होंडा और निशान का। ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं, होंडा और निशान का विलय करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों ऑटोमोबाइल कंपनी किस देश की हैं? ये दोनों होंडा और जो निशान ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ये किस देश की हैं जिनका विलय करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किस देश की हैं? ये है आपकी जापान की। ठीक है, जापान की है। और ये गठजोड़ जो है टोयोटा और वैगन के बाद वाहन बिक्री के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ऑटो समूह बनाएगा। ठीक है, ये विलय के बाद क्या बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो समूह बनेगा। ठीक है, वर्तमान में तीसरे स्थान पर कौन है? दक्षिण कोरिया की हुंडई और किया है। ठीक है, अगर इन प्रेजेंट देखें ये बनेगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में देखें तो तीसरे स्थान पर कौन है? हुंडई और किया है। ठीक है, फर्स्ट पर टोयोटा और वैगन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे वैगन है, तीसरा कौन सा बन जाएगा? ये विलय के बाद बन जाएगा ऑटो समूह। और वर्तमान में तीसरे पे कौन है? हुंडई और किया है, दक्षिण कोरिया की। ओके, नेक्स्ट है नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे व्हाइट हाउस के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार किसे नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये किया गया है श्री राम कृष्णन को। ठीक है, श्री राम कृष्णन को किया है। श्री राम ने माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज एज्योर के संस्थापक सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा नहीं है, बस इनका नाम याद रखना है। कौन है जिनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? तो ये है रामकृष्णन। ओके, नेक्स्ट है भारत मॉरिशस संबंधों के मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है हमारे टाइपिस्ट ने, बनाने के लिए किसने मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा की है? तो किसने की है मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा? मैंने पहले भी डिस्कस किया है अभी आपसे। मॉरिशस की यात्रा की है, मॉरिशस से याद रखेंगे, मी से मॉरिशस, मिस्री। ठीक है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री। थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है को रिलेट करके आंसर याद करने की कोशिश कीजिए, तो उससे याद रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर में डेटा अनलिमिटेड होने वाला है। आपको कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं 6 से 8 महीने एंड इवन 1 साल का आपको करंट अफेयर कवर करना होता है, तो बहुत सारे ऐसे डेटा हैं कि आप कितना भी रटे भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर पॉसिबल है उसको कोरिलेट करके याद करने की। तो मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा की है किसने? विदेश सचिव विक्रम मिस्री। ठीक है, इनके बारे में अब देखिए, मॉरिशस को क्या कहते हैं? हिंद महासागर का स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, मॉरिशस को कहा जाता है हिंद महासागर का तारा और चाबी, स्टार एंड की ऑफ द ओशियन कहा जाता है। यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण सर मिस्री की मॉरिशस में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अप्रवासी घाट की भी इसने यात्रा की है। ठीक है, मिस्री की मॉरिशस में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अप्रवासी की भी यात्रा की है। भारत की पड़ोसी पहले विजन सागर और अफ्रीका फॉरवर्ड नीतियों के साथ साथ ग्लोबल साउथ के प्रति उनकी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा 25 दिसंबर का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।